स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्रम सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स। तो जैसा कि हमने इस टॉपिक में पहले भी पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट होते हैं और उनमें 2 पार्ट को हमने अध्ययन कर लिया था और अब जो है उनके तीसरे पार्ट को हम समझेंगे। और इस कंप्लीट एनालिसिस के बाद हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हम लोगों को इंटरव्यू में कैसे अच्छे से जो है अपना प्रेजेंटेशन देना है और उसके बाद कैसे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है। तो जैसा कि इसके पहले पार्ट में था कि बिफोर इंटरव्यू हमें क्या क्या करना है, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इंटरव्यूअर के ऊपर पड़े और हमें इंटरव्यू में सक्सेस होने से फिर कोई नहीं रोके, ऐसा कंडीशन। उसके बाद तीसरा है आफ्टर इंटरव्यू कि हमें इंटरव्यू के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिनसे कि हमारा कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उन लोगों पर ना रहे। ठीक है, तो आइए इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैक इन टच। जब एक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप उन लोगों के साथ टच में रह सकते हैं। टच में रहने का अर्थ है कि उनकी जानकारी में आप रहें कि आपने इंटरव्यू दिया है। ये बहुत ऐसे HR डिपार्टमेंट के लोगों का नंबर भी रहता है या ईमेल रहता है, तो आप उनके द्वारा जो है उनके टच में रह सकते हैं कि कैसी जो है फिर आगे रिजल्ट की संभावना है और कैसे उन लोगों से अच्छी बातें करके फिर आप उनके डिटेल्स को जान सकते हैं, कंपनी के डिटेल्स को जान सकते हैं या किसी भी वैल्यू में मतलब किसी भी प्लेस में खुद के वैल्यू को पहचान सकते हैं। तो बैक इन टच मतलब उनके साथ टच में रहना, बातचीत करते रहना, जान पहचान बनाए रखना। तो ये कई जगहों पर नहीं हो पाता है क्योंकि उनका नंबर या ईमेल वगैरह शेयर नहीं होता है, लेकिन बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पे इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनके नंबर और ईमेल मिल जाएंगे। तो उनके साथ टच में रहने के लिए कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है गेट एवरीवन बिजनेस कार्ड। एक बिजनेस कार्ड होता है जिनमें की सारी डिटेल्स होती है कि आप किनके साथ इंटरव्यू आपका हुआ है और उस इंटरव्यू में आपके मतलब आपका जो है ग्रेडिंग क्या है। तो ये सब चीज़ से यह पता चलता है कि आप किसी भी प्लेस पे इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे। तो बस ये जानकारी उस कार्ड में लगभग रहती है। तो उन सभी से बिजनेस कार्ड लेना ना भूलें। अगर ऐसा प्रावधान नहीं है तो फिर उनके नाम और नंबर, जो कि तीसरे पॉइंट में अभी हम लोग डिस्कस ही करने वाले थे कि उनका नेम, नंबर या ईमेल यह जरूर प्राप्त करें। तो यह आप उनसे मांग भी सकते हैं। अगर यह आपको नेम, नंबर और ईमेल वहाँ पे आपको नहीं मिला है पहले से तो आप उन लोगों से निवेदन पूर्वक मांग भी सकते हैं। तो नेम, नंबर, ईमेल लेने से फिर आगे क्या प्रोसेस है वो अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपको इंटरव्यू के बाद उनके नंबर और ईमेल्स पे फोकस करना है कि वो आपको मिल जाए तो अच्छा होगा। तो अगर वो मिल जाता है तो फिर आप उनके टच में रह सकते हैं, फिर आपको बिजनेस कार्ड की आवश्यकता नहीं है। या अगर यह मिल भी जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैक इन टच मतलब उनके साथ टच में रहें, फिर उनसे बिजनेस कार्ड प्राप्त करें और उनके नंबर और ईमेल प्राप्त करें। फिर इसमें है डू नॉट गिव अप। हार ना माने। तो यहाँ हार ना मानने का अर्थ ये है कि कभी कभी इंटरव्यू के दौरान आपको ये फील हो जाता है कि उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अर्थात आपके एक्टिविटी से या उनके जो है डायमीटर पे आप पूरी तरह से नहीं फिट होते हैं, जिसके कारण कि आपको यह महसूस हो जाता है कि वह इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर भी उस इंटरव्यू को चलने दें और उस इंटरव्यू को पूरी ईमानदारी के साथ दें। उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो उनका
सकारात्मक और बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर दें। ऐसा करने से उनको यह एहसास होगा कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हैं। और ऐसा होता भी है कि अगर आप उस इंटरव्यू को कंटिन्यू रहने देते हैं तो आप फ्यूचर में जब दोबारा किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो उन गलतियों को समझ पाएंगे और उसके बदले क्या बदलाव लाना है, उसमें क्या चेंजेस करने हैं, यह भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है डू नॉट गिव अप। तो इन चारों पॉइंट्स को जो है हमें इंटरव्यू के बाद जो है अपने माइंड में रखना है और इसे निश्चित ही फॉलो करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं, एडिशनल टिप्स, जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला टिप्स है कि आपका जो टोन है वो उत्साही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अर्थात बातचीत के दौरान आप एक कॉन्फिडेंशियल आप फील करें और आपकी आवाज़ जो है एकदम पॉजिटिव हो। बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं बोलना है। एक ऐसे स्वर में बोलना है जिसमें कि आपका जो है कॉन्फिडेंस सामने दिखे। उससे इंटरव्यूअर के अंदर जो है आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता रहेगा। तो ये टिप्स में सबसे पहला पॉइंट इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा है कि पॉजिटिव डिटेल्स बताना है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि आपकी कमजोरियों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं। तो आपको अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको ऐसे जो है डिस्क्राइब करना है कि आप उन वीक पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं या उनको सुधार रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस आप सिर्फ अपना वीक पॉइंट बता दिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं यह नहीं कर पाऊंगा। तो इस कंडीशन में फिर इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बट अपना वीक पॉइंट बताते समय आप उसको ऐसे इस प्रकार से डिस्क्राइब करिए कि उनको यह लगे कि अगर ये आपकी कमजोरी है तो आप इसको सुधार भी कर रहे हैं और अगर आपके साथ ऐसा काम हो सकता है तो फिर आप उसे ठीक भी कर लेंगे, यानी आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं। तो वीक पॉइंट्स को एकदम पॉजिटिवली जो है उसको डिस्क्राइब करना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी में है एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप जो भी चीज पिछले कामों में कर चुके हैं उसमें आपका जो भी स्किल पॉइंट रहा होगा, जो भी स्किल्स है, जो भी स्पेशलिटी है, इन चीजों को आप अपने एक्सपीरियंस में ऐसे शामिल करें कि उस कंपनी में जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जिस भी संस्था में आपको काम करना है उसमें अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे आप कामों को अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको बताना है। तब क्या है कि आप अपने स्किल्स के पॉइंट आप अपने स्किल्स को जो है पॉइंट वाइज अगर डिस्क्राइब कर देंगे, आपके अंदर जो भी विशेषताएं हैं उसको भी आप अगर आप पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर देंगे तो वो कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है आपका दिख जाएगा। तो इसके कारण से आप सामने वाले के नज़र में अपना यह इम्पैक्ट बिठा पाएंगे कि काम करने के दौरान में आप होने वाली कठिनाइयों को दूर करके पिछले अनुभव के आधार पे भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें शामिल करनी जरूरी है। फिर है कि आंसर विद एक्सपीरियंस। जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर देते समय आप व्यवहारिक तौर पर उत्तर दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ व्यवहारिक तौर पर अर्थ यह है कि घरेलू उदाहरणों से या ऐसी बातें जो कि लॉजिकली होती हैं। विदाउट लॉजिक कोई भी उत्तर देने से आप अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे। अर्थात कि कहना उतना ही है जितना कि सटीक उत्तर लगे और उस पर काम दिख जाए। तो इसलिए कहा जाता है आंसर विद एक्सपीरियंस। अपने अनुभव के आधार पर उत्तर देंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी शामिल होगा, उसमें आपकी जिम्मेदारी दिखेगी, संस्था या स्वयं की प्रगति भी दिखेगी, आपकी उपलब्धियां क्या क्या हैं यह भी दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। तब जो है उनको यह महसूस होगा कि आप उस काम के लिए परफेक्ट हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं
ये आपको बताते हैं कि इन टिप्स का यूज करके आप इंटरव्यू में इजीली जो है सक्सेस पाएंगे। और एक पॉइंट यह भी है, जब एंडिंग अर्थात जब नियोक्ता या जो इंटरव्यूअर हैं वह इंटरव्यू को समाप्त करने के संकेत देते हैं कि आप जो है इंटरव्यू समाप्त करना है, और अगर उस दौरान आप अपने उत्तर में बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, या ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं, तो आप उनसे अवश्य बोलें कि इनमें कुछ बातें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ताकि आप अपने उत्तर को और अच्छा बना पाएँ। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि उन दो चार पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वह आपको समय भी बिल्कुल देंगे, और उस समय में आप अपने पॉइंट्स को अगर एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं तो वो उनको भी लगेगा कि दिया गया समय जो है आपको उसका यूज हो पाया है। तो इसलिए एंडिंग के समय में इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पूरी तरह से सभी बातें संतुष्ट हो गई है, अर्थात जो आप कहना चाह रहे हैं अपने मन में जो आपकी सारी बातें हैं वो आप उनके सामने रख चुके हैं। अगर कुछ भी पॉइंट छूट रहा है जो आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उनसे उस चीज़ के लिए समय अवश्य लें, और उस दिए गए समय में ही उसको बहुत लंबा जो है डिस्क्राइब नहीं करते हुए एक सटीक विश्लेषण के साथ आप बताएं। तो इससे यह पता चलेगा कि आप जो समय लेते हैं उस पर समय के अनुसार से काम भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्किल्स को भी डेवलप कर देती है। तो फाइनली इन चीज़ों के बाद उनसे धन्यवाद कहें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो शब्द है थैंक यू, धन्यवाद, यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटरव्यू होने के बाद आप इंटरव्यूअर को अपना इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू कह सकते हैं, या आपके साथ इतने अच्छे से जो है इंटरव्यू लेने के लिए आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। यह आप जो है एक बाय नोट भी आप लिख के दे सकते हैं, एक नोट के तौर पे आप थैंक यू लिख के उनको दे सकते हैं, या जब जो आप ईमेल लेते हैं, सॉरी नंबर नहीं, ईमेल पर, नंबर जो है ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता, ईमेल प्रोफेशनली जो है फील कराता है। तो इस ईमेल पे भी आप जो है थैंक यू मैसेज भेज सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारे लाइंस जो कि ग्रीटिंग्स के तौर पे होती है वो आप लिख करके थैंक यू कहेंगे, तो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, यह भी बताता है कि आप अपने डिसिप्लिन को कितना फॉलो करते हैं। तो इंटरव्यू स्किल्स में इन तीनों पॉइंट्स का यूज करते हुए, इन तीनों पॉइंट्स को अपने जो है कौशल में, स्किल में शामिल करते हुए अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इन चीज़ों को हमेशा फॉलो करते रहें, रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो इंटरव्यू स्किल्स में आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।